हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो एक्चुअली हुआ क्या कि वीडियो टर्मिनेट कर गया था तो वो कंप्लीट हो नहीं पाया, तो रिमेनिंग जो रह चुका है उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए विद इन 20 मिनट टारगेट रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट देखिए, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो देखिएगा तो उसका डायरेक्शन एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा। और डीसी करंट जो होता है वो एक्चुअली बैटरी होता है, वन डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एसी जो होता है आपका क्या होता है, ट्रांसमिटर टू लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फिर एसी आया था। ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बोल रहे हैं, जो बैटरी या जनरेटर जो होता है एक्चुअली, तो बैटरी या जनरेटर के थ्रू ये आपको जनरेटेड होते हुए दिखेगा। उसके बाद आप आइए यहाँ, ओम्स लॉ भी इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का, और आर बराबर ओ एल बाई ए होता है। स्पेसिफिक रजिस्टेंस जो होता है इसी को हम लोग रजिस्टिविटी बोलते हैं, समझ में आया। वो डिपेंड करता है केवल नेचर ऑफ मैटर, कैसा किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। और पावर बराबर वर्क बाई टाइम होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसमें क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डायनमो इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होता है उसी को डायनमो बोलते हैं। 5 पर यूनिट दिया हुआ, बताइए कितना मतलब 1 यूनिट का चार्ज है 5 रुपया। तो अगर 100 वाट आपको दे दिया जाता है, ठीक है, 100 वाट आपको अगर दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है 10 आवर के लिए इस्तेमाल हुआ तो कितना रुपया लगेगा, तो 100 वाट है और 10 घंटा के लिए हुआ तो कितना हो गया जी, 1000 वाट आवर हो गया, यानी 1 किलोवाट आवर हो गया। वो इसी को 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से 5 पर यूनिट है तो कितना हो जाएगा, 5 रुपया लग जाएगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट आवर का। पी बराबर वी आई होता है, इस हिसाब से आप निकालिएगा, समझ में आया। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस बिल जो होता है एक्चुअली वाट में ही आता है। उसके बाद ये ऑप्शन के हिसाब से वाट होगा वहाँ पे। उसके बाद हम देखिए डीम बल्ब है तो उसका रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है लार्जर होगा। डीम बल्ब तो लार्जर रेजिस्टेंस होता है, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पावर और रेजिस्टेंस जो होता है एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए आप जनरेटर बोल लीजिए, डायनमो बोल लीजिए, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कन्वर्ट ऑफ एनर्जी होता है इसमें। किस तरह से, तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है। तो ये क्या है, तो कन्वर्टर है एनर्जी का। उसके बाद आप जनरेटर बोल लीजिए या टरबाइन बोल लीजिए या डायनमो, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है ये। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है इज कन्वर्टेड इनटू मोशन, ठीक है। नो हीट लॉस, तो उस केस में कोई हीट लॉस नहीं होता, समझ में आया। अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान रखना है। ऑप्शन के हिसाब से यही होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मोटर जो है, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल मोटर जो है एक्चुअली क्या होता है इसमें, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड होता है मैकेनिकल में, ठीक है। मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल बनेगा। और अगर ऑपरेट होता है एट लो वोल्टेज पे तो क्या होगा, मोटर को अगर लो वोल्टेज पे ऑपरेट कीजिएगा ना तो ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है और वो जला देगा, समझे। भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो उस हिसाब से आपका जल जाएगा। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है डायनामो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है उस इसी पे काम करता है। और आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये चीज़ तो आपको देखने को मिलेगा ना जी, किस में बताते हैं अभी। देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, उसमें H2SO4 प्लस H2O होता है। ये मेनली वाटर होता है 65%। तो मोटर कार बैटरी जो होता है उसमें 12 वोल्ट पे होता है, एम्पेयर आवर कैपेसिटी रेटिंग होता है उसका। इलेक्ट्रोड्स जो होता है एक्चुअली बनता है तो लेड एंड लेड ऑक्साइड का होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है जनरली यूज होता है तो H2SO4 और वाटर होता है। और बैटरी जो होता है एक्चुअली वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल बनाता है, और बैटरी जो होता है उसी में आपको इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। उसके बाद निकल कैडमियम का बैटरी जो होता है इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए जी, तो कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, उस सब में भी आपको देखने को मिलेगा जैसे यूज होता है ये सब। देखिए रिचार्जेबल होता है एक्चुअली, निकल कैडमियम बैटरी रिचार्जेबल होता है, इसमें इस्तेमाल होता है। और ये चीज़ जो होता है निकल कैडमियम बैटरी आपका पोर्टेबल पावर टूल्स जैसे फोटोग्राफी हो गया, फ्लैश लाइट हो गया, इस समय भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैलकुलेटर ट्रांजिस्टर में भी आपको इस्तेमाल होता है। उसके बाद अब देखिए लाइटनिंग बल्ब जो होता है उसमें टंगस्टन होता है। उसके बाद ऑर्डनरी लाइट बल्ब जो होता है ज़्यादातर शॉर्ट लाइफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन ऑर्डनरी लाइट बल्ब जो होता है ज़्यादातर
शॉर्ट लाइफ बिकॉज देखिए एक्चुअली उसमें क्या होता है ना कि फिलामेंट का जो वायर होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता इस वजह से, और इवैक्यूएटेड कम्प्लीटली नहीं रहता है, ठीक है, इस वजह से, और मेल्ट करता है। देखिए वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट ए हाई टेम्परेचर, तो ये वजह होता है, ठीक है, शॉर्ट लाइफ होने का। ऑल ऑफ देम होगा उसमें। उसके बाद अब देखिए लाइटेड इलेक्ट्रिक जो होता है बल्ब जो होता है जनरली उसका टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट देखिएगा ना तो इतना होता है 2000 से 2500, समझ में आया। कन्वर्टेड करता है केवल 5 से 10% होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में बदलता है ये फिलामेंट वाला केस में आप देखिएगा। बाकी देखिए लाइटनिंग जो होता है वो क्या करता है, वो बर्न कर देगा ट्री को भी, लाइटनिंग, ठीक है, थंडर स्टॉर्म वाला। तो क्यों, क्योंकि वही आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ जनरेट होता है इसलिए। लाइटनिंग कंडक्टर थ्रू द वायर, लाइटनिंग कंडक्टर लगा दीजिएगा ना तो आपका जो लाइटनिंग वोटिंग होता है तो उससे बच जाइएगा, डैमेज से बचाता है लाइटनिंग कंडक्टर। और द इलेक्ट्रिक चार्ज को वो क्या कर देता है, थ्रू द वायर से ग्राउंड में भेज देता है, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर्स वो ग्राउंड में भेज देगा, तो आप सेफ हो जाइएगा। समझ में आया। तो एक दूसरे का सही है दोनों, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। प्लग लॉन्गेस्ट पिन क्यों होता है, प्लग में एक लॉन्गेस्ट पिन देखते होंगे, वो ग्राउंड टर्मिनल होता है। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी लीकेज करंट होता है ना उसको ग्राउंड में, उसको मतलब पहले वो भेज देता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टू कनेक्ट लास्ट टू डिसकनेक्ट, यही होता है, पहले कनेक्ट होगा और निकालिएगा मैंने तो सबसे लास्ट में निकलेगा। इलेक्ट्रिक एपरेटस जो होता है अर्थ में इज़ यूज फॉर सेफ्टी पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है, तो ये वजह था। और इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो, जब सेम पोटेंशियल रहेगा तो करंट नहीं बहेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल दो का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तभी इलेक्ट्रिक करंट बहता है। देखिए फ्यूज जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है, फ्यूज जो होता है उसका पास हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो इट मस्ट हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। एक्सेसिव करंट मेटल और एन अलॉय ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज जो होता है हीटिंग इफेक्ट, तो जो बताएं वही मेन है, बाकी तो ऐसे ही आपको बता रहे हैं, आपको समझ जाना चाहिए कनेक्ट होना। देखिए फ्यूज जो है, फ्यूज उसका पास हीटिंग इफेक्ट जो होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी पे तो काम करता है ना। उसके बाद हैलोजन लैंप जो होता है उसमें टंगस्टन और सोडियम होता है। किसका फिलामेंट होता है हैलोजन लैंप में, टंगस्टन एंड सोडियम का। सोडियम जो है ना एक्चुअली येलो लाइट देता है, सोडियम ही वजह होता है येलो लाइट देने का। इसमें आपको क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर राइजेज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपका इलेक्ट्रिक करंट बहेगा उसमें तो क्या होगा, टेम्परेचर मेटल वायर का इंक्रीज होगा। नो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली कोलाइड, देखिए ये जो कोलिजन ऑफ मेटल एटम्स विथ ईच अदर रिलीज हीट एनर्जी, ऐसा नहीं होता, मेटल एटम्स नहीं होता है, समझे, इलेक्ट्रॉन्स होता है वो चीज़ें। देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होता है एक्चुअली पैरेलल कनेक्शन होता है। वायर जो होता है ब्लैक इंसुलेशन, जनरली ब्लैक कलर का जो होता है वो न्यूट्रल को दिखाता है, और रेड जो होता है लाइव वायर होता है, अर्थ वायर जो ग्रीन होता है। ह्यूमन बॉडी अगर ड्राई है तो उसका रेजिस्टेंस लगभग कितना 10⁴ से 10⁵ ओम्स के आसपास का होता है। वेट रहिएगा या ब्रोकन स्किन रहेगा तो और कम जाएगा आपका, 1000 ओम्स हो जाएगा तो मतलब ज़्यादा अच्छा करंट बह जाएगा आपके बॉडी से, तो निपटने का ज़्यादा चांस होता है। CFL जो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प बोलते हैं इसका फुल फॉर्म, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद ये लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है लैम्प ऑफर लॉन्ग सर्विस लाइफ एज ए कम्पेयर टू CFL, तो LED जो होता है ज़्यादा अच्छा होता है CFL के कंपेरिजन में, ठीक है, और LED जो होता है लैम्प ज़्यादा इफिशियंट भी होता है, तो दोनों सही है। अब देखें यहाँ पे CFL में आपका मरकरी प्लस फास्फोरस फॉस्फोर होता है, और गैलियम आर्सेनाइड जो होता है LED लैम्प जो होता है यूजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसमें कौन सा गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है LED में। और CFL जो होता है लेस एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है, तो ये CFL कम होता है क्योंकि LED ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो ठीक है यहाँ पे समझ होंगे। तो LED बेस्ट होता है सब तरह से। और इनविजिबल अल्ट्रावायलेट लाइट जो होता है क्या होता है जी, इनविजिबल ही होता है ना। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है उसमें आपका मरकरी और नियोन होता है, समझे। और लो प्रेशर गैसेस, नोबल गैसेस लाइक जितना होता है ना आर्गन, नियोन, जिनोन, ये सब जनरली यूज होता है, तो बेसिकली नियोन यूज होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो 5% देता है, और फ्लोरेसेंट ट्यूब जो लगभग 22% जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, समझे। तो वाइट लाइट जो होता है प्रोड्यूस इन द ट्यूब
तो बाय ऑसिलेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, उस हिसाब से प्रोड्यूस होता है। द मरकरी गैस क्या हो जाता है, आयनाइज्ड होता है उसमें। देखिए प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से, मालूम होगा आपको। जब गैस जो होता है इनसाइड इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, तो ये तो है ही नहीं, तो आपको मालूम ही है। देखिए एक्चुअली वो क्या होता है ना, जो अदर चीज़ को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या करता है एक्चुअली प्रिवेंट करता है मेटल को फ्रॉम ऑक्सीडेशन। जैसे हम मरकरी टंगस्टन यूज किया, तो टंगस्टन को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन गैसेज आर फिल्ड इन द बल्ब इंस्टेड ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम नहीं रखते, ये चीज़ भरता है। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है आर फिटेड विद अ चोक, उसमें एक चोक डाल देते हैं। चोक डालने का मतलब क्या होता है, वो क्या करता है स्टेप अप करता है लाइन वोल्टेज को। तो चोक कॉइल का मेन काम वही होता है कि स्टेप अप करता है लाइन वोल्टेज को, और स्टेप अप या स्टेप डाउन टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ ट्यूबलाइट, ये काम करता है। और जैसे स्टार्टर का मेन काम क्या होता है कि वो सेंड करता है चोक को इंक्रीज, मतलब इंक्रीज करता है, और वही भेजता है चोक को, इतना ही काम होता है। उसके बाद वो सारा काम देखता है। फिर स्टार्टर कर दिया ऐसे, इंक्रीज करके करंट को भेज दिया, फिर चोक क्या होता है वो स्टेबल द लाइन वोल्टेज मतलब बढ़ाता है, और उस हिसाब से फिर यहाँ पे काम होगा, समझा। इसके बाद आर बराबर तो आपको मालूम होगा, रोयल वो ये होता है। उसके बाद देखिए एन बराबर 2/3 भी हो जाएगा। स्मॉल ड्रॉप सेम साइज आर चार्ज टू वी वोल्ट ना, इफ इन सच ड्रॉप कोलेस टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज ड्रॉप इट्स पोटेंशियल विल बी, तो आप इसका निकालिएगा तो आ जाएगा, ठीक है, QR, तो इस हिसाब से आप कीजिएगा ना, पुट कीजिएगा वैल्यू तो आ जाएगा। अब देखिए ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर क्या करता है जी, स्टेपिंग अप करता है, ठीक है, या स्टेपिंग डाउन भी करता है, दोनों काम करता है ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, ऐसे वोल्टेज होता है इसमें, ऐसे आएगा ट्रांसफार्मर। और क्या है, मोबाइल फ़ोन चार्जर जो होता है एक्चुअली क्या करता है, उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट टू DC, तो वो क्या करता है मोबाइल चार्ज AC आता है उसमें और DC में कर देता है वो। उसके बाद AC जनरेटर है जो स्लिप रिंग होता है AC जनरेटर के पास, ठीक है, लेकिन DC जनरेटर के पास कम्यूटेटर होता है। और अल्टरनेटिंग करंट जो होता है इज़ नॉट प्रीफरेबल, क्योंकि टू चार्ज स्टोरेज बैटरी, ये AC करंट को मतलब हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं, डायरेक्ट करंट को इस्तेमाल होता है ना चार्जिंग द बैटरी के लिए। रेक्टिफायर क्या करता है AC को DC में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर DC टू AC कर देता है। ट्रांसमीटर क्या करता है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या रेडियो वेव वगैरह के लिए ट्रांसमीटर हम पहले इस्तेमाल करते थे ना, अभी भी बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। इंडिया में जो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली 50 हर्ट्ज है, 60 नहीं। पावर कंजप्शंस जो होता है एक्चुअली फ़ैन हो गया, टेलीविज़न, अगर आप देखिएगा तो सबसे कम फ़ैन करता है, तब टेलीविज़न करता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक प्रेस सबसे ज़्यादा केटल करेगा, प्रेस से ज़्यादा करता है ना। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है जी, वो उसका वजह क्या है, तो करंट सर्कुलेटिंग हो रहा होता है इनसाइड द कोर, वही मेन वजह। उसके बाद देखिए कन्वेक्शन करंट ड्यू टू हीट एस्केपिंग फ्रॉम द कोर। और देखिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट और सोलर सेल है। स्पेस बेस्ड सोलर पावर जो होता है एक्चुअली वो नेशनल गोल था, उस समय 99% इंटरप्रेटेड APJ अब्दुल कलाम, ये सब सिस्टम चल रहा था। फोटोवोल्टाइक जो एक्चुअली DC है, और ये क्या करता है लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी करता है। और सोलर थर्मल जो है एक्चुअली सन का रेज वगैरह उसमें देखने को मिलेगा, हीट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या करता है AC या DC होता है सोलर थर्मल, और ये हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कर देता है, समझे, ठीक है। ये इस तरह से हीट होता है जनरेट, और उसको फर्दर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद सोलर सेल जो होता है सिलिकॉन इस्तेमाल होता है, बोथ मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन होता है वो सिलिकॉन वाला। उसके बाद इस तरह से आपका ख़त्म होता है। फिर कंडक्टिविटी आई है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन कंडक्टर में इंसुलेटर होता है, लो या जीरो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें। सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ा जाएगा, सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे कुछ एग्जांपल, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, सिलेनियम, कार्बन नहीं है यार, कार्बन कैसे लिख दिया। देखिए यहाँ पे इम्प्योरिटी जो होता है, द कंडक्टिविटी ऑफ सच मैटर इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी और ड्यू टू द टेम्परेचर इफेक्ट। कंडक्टिविटी ऑफ सच मैटर इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी या फिर टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है। डोपिंग मतलब वही है, रिफर्ड एज एक्सटिंक्सिंग, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो अभी बताएं आपको। सुपर कंडक्टिविटी में रेजिस्टेंस जीरो होता है, म्यू भी जीरो होता है।
परमिएबिलिटी बोलते हैं म्यू को। जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है, जिस टेम्परेचर पे क्या हो जाता है सडनली रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, उसी को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। उसके बाद इसका एमआरआई में यूज होता है, सुपर कंडक्टिविटी वगैरह देखिएगा तो इसका इस्तेमाल एमआरआई में होता है। मैगलेव ट्रेन्स में देखने को मिलेगा आपको, इस सब में इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए सिल्वर सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम, तब आयरन, इस तरह से होता है। बैड कंडक्टर होता है हीट का कॉपर आपका, सो लॉस एनर्जी जो होगा वो कम होगा, ऑक्सीडेशन देर से करता है ये, ठीक है, कॉपर। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, ये सारा आपका कंप्लीट। सुपर कंडक्टर जो होता है उसमें जीरो परमेबिलिटी बताएं आपको हम अभी। सुपर कंडक्टिविटी ट्रिमेंडस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेविंग बिलियन ऑफ रुपीज़। क्यों? कि अगर पा लेते हैं मतलब एट रूम टेम्परेचर मिल जाता तो क्या हो जाएगा जी, बस हम लोग का पैसा बच जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पे लॉस कम हो रहा है ना जी। सुपर लॉस ही क्या नहीं हो रहा, तो बच जाएगा ना पैसा। सुपर कंडक्टर हाई टेम्परेचर 133 केल्विन तक जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल है आपका सुपर कंडक्टर का। कुछ केरेमिक ऑक्साइड हो गया, जीरो केल्विन पे क्या होता है, जीरो केल्विन पे कंडक्टिविटी जो होता है जीरो हो जाएगी। सेमीकंडक्टर का जीरो हो जाती है, मतलब ये क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया, मतलब आपका क्या हो गया, परमेबिलिटी इस समय क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, समझे। 30 केल्विन कुल्ड यूजिंग लिक्विड हीलियम तक, 138 केल्विन देखने को मिलेगा कुल्ड यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन, तो ये यहाँ तक पहुँचता है। और यहाँ पे देखिए आप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब सेमीकंडक्टर बिहेव क्या करने लग जाता है, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक हो जाता है। और सेमीकंडक्टर जो है टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा तो बताएं अभी पीछे हम, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम जाता है, और कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। कंडक्टर जो सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें उस मटेरियल के पास क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होता है इन सेमीकंडक्टर में क्यों होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सेमीकंडक्टर में, तो वजह यही होता है, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों होता है, देखने को मिलता है वहाँ पे, इसलिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एक्चुअली कैसे बना, तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ब्रेकिंग अप हुआ, उस वजह से ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बाय थर्मल एनर्जी एट द सेम टाइम होल्स आर क्रिएटेड, ठीक है, इन द सेम कोवैलेंट बॉन्ड। दी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो होता है सेमी कंडक्टर का इंक्रीज करता है, कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज। तो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो होता है सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, अगर आप इम्प्योरिटी डालिएगा तो बढ़ जाता है। सब हो गया आपका, इस तरह से आपका ये देखिए यहाँ लास्ट में बर्न्ड कोल को हम लोग झामा बोलते हैं, एक्चुअली ट्रांजिस्टर में यूज होता है जर्मेनियम, ठीक है, वही होता है इसी के लिए। एक्चुअली जर्मेनियम जो है ना वो क्या है, सिल्वरी वाइट सेमी मेटालिक है। तो स्मेल्टिंग फ्रॉम स्मेल्टिंग की ना जिंक होता है ये, मतलब एज ए बाई प्रोडक्ट यूज होता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टोटली बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ, समझे क्यों, क्योंकि इसमें से रिकवरेबल अमाउंट ऑफ मेटल एलिमेंट जैसे विच इज यूज इन ट्रांजिस्टर, जैसे जर्मेनियम को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल ट्रांजिस्टर में होता है। जर्मेनियम यही है, क्या होता है, सिल्वर ये होता है स्मेल्टिंग, ठीक है, समझ गए, बता तो दिए जी। फिर बताएं क्या, जर्मेनियम जो एक्चुअली वही है, एक ब्रिटर सिल्वरी वाइट सेमी मेटालिक एलिमेंट है, जो टिपिकली ऑब्टेन किस होता है, फ्रॉम स्मेल्टिंग करने से जिंक का, या बाई प्रोडक्ट जो होता है बर्न्ड कोल झामा जो है ना, यहाँ से भी हम अभी बताया ना कि यहाँ से मतलब जर्मेनियम पाया जाता है, जिसको हम लोग ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं। तो दो तरह से मिला, एक तो यहाँ से और एक स्मेल्टिंग जिंक से भी जर्मेनियम मिलता है, समझ में आया। अब देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें क्या होता है, मेरे बोम्बार्डियर न्यूट्रॉन, तो अल्फा बीटा प्रोटॉन ये सब चीज़ क्या होता है, रिलीज होता है, इमिट होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, ये तो आप जानते होंगे। अब देखिए गामा जो है एक्चुअली क्या है, एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गामा। अल्फा बीटा यहाँ प्रोटॉन क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। ओके, एटम बॉम्ब जो होता है उस या न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है फ्यूजन पे काम करता है। आप यहाँ देखें एटम बॉम्ब जो होता है एक्चुअली उसमें फ्यूजन होता है, वो अनकंट्रोल होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बोल सकते हैं। इसमें जनरली यूरेनियम का 235 और प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल होता है, प्लूटोनियम। उसके बाद आप देखिए मॉडरेटर जो होता है, जैसे स्पीड कंट्रोल, मॉडरेटर क्या करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है ना जी। फास्ट न्यूट्रॉन जो होता है जैसे DTO हैवी वाटर या ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड, इसका इस्तेमाल करके वहाँ पे होता है। फ्यूजन जो होता है जैसे एनर्जी रिलीज होता है फ्यूजन में ज़्यादा होता है फ्यूजन के हिसाब से अगर देखिएगा कंपेयर में, तो कूलेंट जैसे एयर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। कंट्रोल रॉड जो होता है एब्जॉर्ब करता है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को, समझे, कैडमियम बोरॉन रॉड का इस्तेमाल होता है। एनर्जी रिलीज बाई फ्यूजन मच मोर होता है, अभी बताएं ऊपर। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो फ्यूजन होता है, उसमें अनकंट्रोल होता है, इसी को हाइड्रोजन बम को आपको कहीं कहीं थर्मोन्यूक्लियर बम बोलेगा लिखा हुआ। ड्यूटेरियम या ट्राइटियम ही क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है हीलियम है ना जी, सेल्फ सस्टेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये डेवलप करता है क्या, कौन हाइड्रोजन बम को कौन डेवलप किया है, एडवर्ड टेलर किया है
फादर ऑफ हाइड्रोजन बम इसी को बोलते हैं, एडवर्ड टेलर को। अब सीधे सवाल पे आइए, मेसॉन कौन खोजा है? युकावा खोजा है, पोजिट्रॉन, एंडरसन और हेज मिलकर खोजा। और सन एंड स्टार में न्यूक्लियर रिएक्शन देखने को मिलेगा बेथे के थ्रू। और ट्रांसरेनिक एलिमेंट जो होता है ये कोशिश किया था कौन? ये क्या था? गेलेन किया था। ओके, ऑल राइट। उसके बाद आप देखिए ब्रेकिंग अपार्ट यानी वही स्प्लिट करना ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? उसी को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं, उसको हम लोग फ्यूजन नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग फिजन बोलते हैं। तो द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड नॉट फ्यूजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? फिजन बोलते हैं। रदरफोर्ड जो था वो नेवर बी एबल टू गेट न्यूक्लियर एनर्जी, समझ में आया? और लॉ ऑफ आइंस्टीन जो होता है वो फेल कर जाता है, वॉल्यूम विल नॉट बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। ही वॉज कॉन्फिडेंट, रदरफोर्ड ही, देखिए ये रदरफोर्ड जो है सेड इन रॉयल सोसाइटी डेट की मैन विल नेवर बी एबल टू गेट न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। और ही वॉज कॉन्फिडेंट डेट कि लॉ ऑफ आइंस्टीन जो है विल फेल कर जाएगा एंड वॉल्यूम विल नॉट बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, समझ में आया? और वह यहाँ पे जैसे रिबूट इन आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन? तो ये जो माइक्रोवेव फोटोन जो है इसके खोज पे क्या हुआ? मतलब रिबूट द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जुटलाना इन द सेंस कि वही कि मतलब डगमग कि हाँ सही है गलत है, इस तरह से। माइक्रोवेव फोटोन जो है फास्टर देन द स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है। इस तरह से वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, इस तरह से कुछ वो सिस्टम था वहाँ पे, ठीक है। साइक्लोट्रॉन्स जो है मशीन इस्तेमाल टू एक्सेलरेट, ये क्या है? एक तरह की मशीन है जो इस्तेमाल करते हैं टू एक्सेलरेट करने के लिए प्रोटॉन्स को या अल्फ़ा को या ड्यूट्रॉन को, समझे। उसके बाद गामा इमिटिंग आइसोटोप जो होता है, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसमें क्या होता है? गामा इमिटिंग आइसोटोप है कि नहीं है बताइए? तो मतलब चेक करने के लिए है कि नहीं, तो वो इस तरह से चेक होता है, किससे? ये स्नाइटिलेशन काउंटर से चेक करते हैं हम लोग। उसके बाद आप देख सकते हैं एनर्जी ऑफ सन जो होता है उसमें फ्यूजन देखने को मिलता है, हाइड्रोजन फ्यूजेज हो जाते हैं इनटू हीलियम एटम में, समझ में आया? वहाँ पे ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू भी होता है, आल्सो द सोर्स ऑफ दियर एनर्जी, ये भी है ग्रेविटेशनल पुल नहीं कॉन्ट्रैक्शन, याद रखना, ठीक है। स्टार पास एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से भी और ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन से भी होता है। और स्टार जो होता है रिन्यूएबल एनर्जी वो क्या होता है? H2 हीलियम में आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है एक्चुअली सेल्फ सस्टेंड चेन रिएक्शन उसमें देखने को मिलता है। कंट्रोल, समझ में आया? कंट्रोल फॉर्म में हो रहा होता है ना। अच्छा देखिए इसमें मोर न्यूट्रॉन जो होता है फिजन होता है, मोर न्यूट्रॉन, जैसे मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज होता है इन ईच ऑफ द फिजन रिएक्शन में, समझ में आया? न्यूक्लियर रिएक्टर में। और मॉडरेटर के तौर पे ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। फिर आप देखिए यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे है उसको, इसी को हम लोग एटॉमिक पायल बोल सकते हैं या मोलिकुलर फर्नेस बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है जी? न्यूक्लियर फिजन होता है और ये निकालता क्या है एक्चुअली? गामा रेडिएशन करता है, फ्री न्यूट्रॉन्स एंड फ्री न्यूट्रॉन्स निकालता है, समझे। उसके बाद आप देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो होता है एक्चुअली टोकामक डिजाइन पे काम करता है और हाई टेम्परेचर तो जानते ही हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को नहीं बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम जो होता है, एटम बम को आप न्यूक्लियर बम बोल सकते हैं। इसमें अंतर अगर देखिएगा तो वही होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ कंट्रोल्ड, मतलब ये देखिए द चेन रिएक्शन जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो एक्चुअली क्या होता है? वो कंट्रोल होता है, अभी बताया आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में। उसके बाद देखिए न्यूक्लियर मेडिसिन जो होता है मेडिकल साइंस में वो रेडियो आइसोटोप पे ही होता है वहाँ। और न्यूक्लियर फ्यूल एबंडेंट जो होता है एक्चुअली थोरियम ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मोनाजाइट का ही ओवर है थोरियम। उसके बाद देखिए थोरियम ज़्यादा है, वही जनरेट मोर एनर्जी करता है और प्रोड्यूस करता है लेस हार्मफुल वेस्ट, तो इसी को प्रेफरेंस दिया जाता है, इसी को इस्तेमाल होता है। और नॉट न्यूक्लियर फ्यूल जैसे कैडमियम नहीं है, बाकी ये सब है, जैसे आपका रेडियम हो गया, प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम में बेसिकली यूरेनियम 235 यूज होता है, यूरेनियम 2 से बढ़ते ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से फिर आप जा सकते हैं। और ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, रेडियो एक्टिव है ये सारा। और नॉट एटॉमिक पावर से जुड़ा है कौन सा? तो क्रोमियम नहीं है, ये सब तो है ही, मोनाजाइट वगैरह सब है, बेरिलियम है, थोरियम है, लेकिन ये नहीं है। आइडेंटिफाई द मिनरल नॉट एसोसिएटेड विद एटॉमिक पावर, तो क्रोमियम नहीं है आपका। उसके बाद आप देखिए ये सब हो गया। एटॉमिक बम में आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसके बाद आप देखिए ये सब हो गया आपका। इनरिच्ड यूरेनियम जो होता है एक्चुअली उसमें क्या होता है? नेचुरल यूरेनियम इन विच रेडियो एक्टिव यानी 235 आइसोटोप इज इंक्रीज आर्टिफिशियली, समझ में आया? इनरिच्ड यूरेनियम एज नेचुरल यूरेनियम है जिसमें क्या होता है? रेडियो एक्टिव ये वाला होता है, ये 235 आइसोटोप इंक्रीज आर्टिफिशियली।
और अल्टीमेट प्रोडक्ट जो होता है यूरेनियम का वो लेड होता है, क्योंकि लेड स्टेबल होता है, तो फाइनली वही बनता है। रेडियो एक्टिव मतलब अनस्टेबल होता है ना जी। पैरा न्यूक्लियर प्लांट जो होता है, यानी उसको हम लोग एटॉमिक पावर स्टेशन भी बोलते हैं, वो तारापुर में लगा था 1969 में, महाराष्ट्र में हमको। T बराबर हाफ 0.693 अपॉन लैम्डा, इस बेसिस पे इसको निकालते हैं, या T बराबर n इंटू टी हाफ। वीडियो लंबा हो जा रहा है, चलिए बता देते हैं आपको। देखिए ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस T हाफ दे दिया है 4 मंथ, 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वो डीके कब करेगा, तो T हाफ दिया हुआ ना जी। T हाफ कितना दे दिया आपको, T हाफ 4 मंथ दे दिया है। अब बोल रहा है तो 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वो डीके इन, तो सबसे पहले ये देखिए कि 3/4 रिमेनिंग सब्सटेंस कितना हो जाएगा।